स्वागत है आप सभी का टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के स्तर कौन से हैं। तो 3 प्रकार के स्तर है शिक्षण के। पहला आता है हमारा मेमोरी लेवल, जिसको स्मृति स्तर बोला जाता है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी बोध स्तर। और तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी चिंतन स्तर। ठीक है। जो हमारा मेमोरी लेवल होता है वो टीचर सेंट्रिक होता है, यानी शिक्षक केंद्रित होता है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है वो सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है, यानी विषय केंद्रित होता है। और जो तीसरा हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल, जो सबसे ऊपर का लेवल माना जाता है, ये होता है स्टूडेंट सेंट्रिक, यानी छात्र केंद्रित होता है। तो आपको इनके नाम याद रख लेने हैं। अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये लेवल्स में क्या क्या होता है, किस प्रकार से इवेल्युएशन किया जाता है, या और भी क्या क्या चीजें इसमें होती है और किसके द्वारा ये लेवल्स दिए गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल दिया गया है हर्बर्ट के द्वारा, तो इनके नाम आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। हर्बर्ट इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल। तो आपको इनका नाम याद रख लेना है। मेमोरी लेवल के कौन है? हर्बर्ट। इसको नोट कर लीजिए। इसमें और क्या होता है? रोल ऑफ टीचर इज प्राइमरी एंड स्टूडेंट इज सेकेंडरी। शिक्षक की जो भूमिका वो प्राथमिक होती है और विद्यार्थी की भूमिका सेकेंडरी होती है या गौण होती है। क्योंकि जो हमारा मेमोरी लेवल होता है, आप इसको समझ सकते हैं, जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, उनकी कक्षाओं में ज्यादातर ऐसी चीजें बताई जाती है जो उनको बस याद करवाने के लिए होती है कि आपको ये चीजें याद कर लेनी है। जैसे टेबल्स आप लोगों को याद कर लेने हैं, या आपको काउंटिंग याद कर लेनी है। ऐसी ऐसी जो भी कोई चीजें होती है, कोई ऐसे याद करना है, पोइम्स याद कर लेनी है, ये सारी चीजें। तो इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है उसका प्राइमरी रोल होता है, इसीलिए इसको टीचर सेंट्रिक बोला गया था। पीछे हमने देखा था जो। और स्टूडेंट क्या होता है? सेकेंडरी होता है, क्योंकि उसको सारी चीजें बना के दी जा रही है। टीचर ही हर चीज डिसाइड करता है, उसको कब क्या पढ़ाया जाएगा, उसका इवेल्युएशन हमें किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें टीचर पर ही निर्भर करती है। ठीक है। टीचिंग एट दिस लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोएस्ट लेवल, यानी इस स्तर का जो शिक्षण होता है उसको सबसे निचला स्तर माना जाता है। नीचे से ऊपर जाएगा ये हमारा। मेमोरी लेवल सबसे नीचे का होगा, उसके बाद हमारा आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और सबसे तीसरा होगा रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। सबसे लोएस्ट लेवल की टीचिंग होती है हमारी मेमोरी लेवल में। थिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट डज नॉट प्ले एनी रोल। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जो सोचने की क्षमता है विद्यार्थी की, उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत ज्यादा कोई चीज को सोच पा रहे हैं। मतलब उनको जो बोला गया वो बस उतना ही याद करते हैं, उतनी ही चीजें समझते हैं। वो खुद से अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है, हम कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं, तो क्या होता है, समझ का स्तर बढ़ जाता है, जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चों में उतना नहीं होता है। तो उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है उसका ज्यादा कोई रोल होता नहीं है मेमोरी लेवल पे। ठीक है। स्टूडेंट्स ओनली cram the facts, formulas, information and laws that are taught to them। मतलब छात्र बस उन्हीं तथ्यों और सूत्रों को, सूचनाओं को या कानूनों को रटते हैं जो उन्हें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? क्रैमिंग हो रही है, रटना हो रहा है। ये भी आपका एक इसका कीवर्ड है मेमोरी लेवल का, कि इसमें सारी चीजें क्या होती है, इसमें रटते हैं बच्चे जो भी है। ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। और क्या है? द स्टडी मटेरियल इज प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। अध्ययन सामग्री पूर्व नियोजित एवं व्यवस्थित होती है। पहले से ही सब कुछ मतलब व्यवस्थित कर लिया जाता है, पहले से ही प्लानिंग कर ली जाती है कि आपका पूरा सब कुछ बना होता है कि कब क्या पढ़ाना है, किस समय आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसका फिर आपको फीडबैक दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें चलती रहती है। जहाँ पे कमियां होती है उनको और अच्छे से बताया जाता है, फिर लास्ट में इवेल्युएशन होता है। ठीक है। तो यानी जो भी सारी इसमें चीजें होती है, जो भी स्टडी मटेरियल होता है, पता है कि हमें इस दिन या ये हमारा सिलेबस है तो ये हमें
पूरा करना है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हर्बर्ट याद रख लेना है, इनका नाम आपको मेमोरी लेवल में। ठीक है, टीचर का रोल प्राइमरी इसमें होता है और लोएस्ट लेवल की इसमें टीचिंग होती है। स्टूडेंट की थिंकिंग एबिलिटी का कोई रोल नहीं होता है, और इसमें बस जो फैक्ट्स होते हैं उनको क्रैम किया जाता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे मेमोरी लेवल की, तो ये आपको याद होनी चाहिए। इसी में आगे है मेमोरी लेवल में ही जो हमारे टीचिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी हम कौन से शिक्षण उपकरणों का उपयोग करते हैं। तो इसमें विजुअल हो जाते हैं, ऑडियो, ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, टीवी, रेडियो, यानी दृश्य जो देख के समझ आता है, सुनने वाले जो सुन के, और दृश्य श्रव्य जिसमें दोनों आ जाता है। ठीक है, कि जैसे आप मान लो किसी वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हो तो उसमें दोनों चीजें, आप उसको देख भी सकते हो और उसमें सुन भी सकते हो। मॉडल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, चार्ट के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, टीवी या रेडियो, ये सारे जो उपकरण है ये इसमें उपयोग में लाए जाते हैं मेमोरी लेवल पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पिछली हमारी स्लाइड थी वो इंपॉर्टेंट थी, तो इसको बस आपको देख लेना है कि ऊपर ऊपर से कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर इवेल्युएशन सिस्टम क्या होता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है मेमोरी लेवल पे। इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल, रिटन एंड एस्से टाइप एग्जामिनेशन। यानी मूल्यांकन कैसा होता है, मुख्य रूप से मौखिक होता है, लिखित होता है, और निबंध प्रकार की परीक्षा इसमें शामिल होता है। जैसे छोटे बच्चों को आप ओरली पूछ लेते हो कि आप हमें 10 का टेबल सुनाओ या 13 का टेबल सुनाओ, लिख के हो सकता है। कि आप कुछ भी मान लो उनको लिखने के लिए दे दिया जाए, फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाए, ऐसे टाइप में हो सकता है। उनको कोई पोइम लिखने के लिए दी जा सकती है, कोई ऐसे लिखने के लिए दिया जा सकता है, या कोई स्टोरी लिखने के लिए दी जा सकती है। तो ये सारे जो हो गए हमारे इवेल्युएशन सिस्टम इसमें आ जाता है। ठीक है, मेमोरी लेवल क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, बता दीजिए माइक ऑन करके। यस मैम। ठीक है, दूसरा है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको बोला जाता है बोध स्तर। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था मॉरिसन के द्वारा। तो आपको इनका नाम याद रख लेना है। पहले थे हर्बर्ट जिसने मेमोरी लेवल दिया था, दूसरे मॉरिसन है जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ अ हायर क्वालिटी। उससे हायर क्वालिटी की टीचिंग इसमें होती है जितनी मेमोरी लेवल में होती थी। वो तो बिल्कुल लोएस्ट लेवल था, पहला लेवल था, सबसे निचला स्तर था। ये उससे ऊपर का है, यानी इसके जो हमारा समझ का स्तर होता है, इसमें जो शिक्षण होता है वो उच्च गुणवत्ता का होता है। इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। यह विषय की महारत पर केंद्रित है, क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल में पीछे देखा था ये सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है। ठीक है, कि जो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें मास्टरी हो जाए, बच्चों की महारत हासिल कर ले। ठीक, at this level the teacher explain the student about the relationship between facts and principles and teach them how they can apply this principle। मतलब कि इस तक जो हमारा अंडरस्टैंडिंग, यानी नाम से ही समझ आ रहा है इसमें कि कोई चीज टीचर के द्वारा एक्सप्लेन की जाएगी स्टूडेंट्स को, उसके बीच का रिलेशनशिप उनको समझाया जाएगा, और उनको ये भी बताया जाएगा कि आप अपने जीवन में इस सिद्धांत को कैसे लागू कर सकते हो। ठीक है, तथ्यों सिद्धांतों के बीच के संबंध के बारे में समझाते हैं अध्यापक, और ये भी सिखाया जाता है कि वो इस सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। ठीक है, जो समझ का हमारा स्तर होता है या बोध का जो स्तर होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या याद रख लेनी है, मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, हायर क्वालिटी की इसमें टीचिंग होती है, और किस पर इसका फोकस होता है, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। और चीजें क्या होती है, टीचर एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट्स को और उनको समझाता भी है उनके बीच का रिलेशनशिप, और उनको बताया जाता है कि आपको इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेवल है, इसी में आगे देख लेते हैं। इसके टीचिंग इक्विपमेंट्स भी वही है जो मेमोरी लेवल में थे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं टीचिंग इक्विपमेंट्स। जैसे इसमें भी विजुअल, ऑडियो, ऑडियो विजुअल एड्स, मॉडल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, टीवी, रेडियो, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसमें भी आ जाती है।
इवेल्युएशन किस प्रकार किया जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे? इसमें भी दोनों ऐसे टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस प्रकार से बच्चों का इवेल्युएशन किया जाता है कि उनको समझ आया है या नहीं आया है जो भी उनको पढ़ाया गया है क्लास में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी हो सकते हैं और ऐसे टाइप्स भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक, ये क्लियर हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल? यस मैम। ठीक है, तीसरा आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी जिसको बोला जाता है चिंतन का स्तर। इसके कौन है प्रोपोनेंट? इसके है हंट। पहले के हर्बर्ट थे, दूसरे के मॉरिसन, तीसरे के हंट। ठीक है, इनका नाम आपको याद रख लेना है। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड इंक्लूड्स बोथ यूएलटी एंड एमएलटी। यूएलटी यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और एमएलटी यानी मेमोरी लेवल टीचिंग। ठीक है, यह उच्चतम स्तर होता है शिक्षा का। जो हमारा पहला वाला था वो था लोएस्ट लेवल, दूसरा उससे हायर था और ये हमारा हाईएस्ट है। ठीक है, सॉरी। इट इज अ प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग। यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो ये दिया गया है रिफ्लेक्टिव लेवल हंट के द्वारा गया है और हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग हमारा ये होता है। इसमें दोनों ही हमारे आ जाते हैं, मेमोरी लेवल भी इसमें आ जाता है और अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इसमें आ जाता है। और कैसा है यह? समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है, यानी प्रॉब्लम सेंट्रिक है। पहले हमने क्या देखा था? स्टूडेंट सेंट्रिक या प्रॉब्लम सेंट्रिक, एक ही बात है। यानी स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब पूरा जो मेन फोकस है स्टूडेंट पे है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट उसको किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है वो उसके लिए खुद ही बहुत ज्यादा मेहनत करता है, या थोड़ी बहुत उसको गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी गाइड की या किसी टीचर की। ठीक है, दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये आपको नाम याद रख लेना है। दूसरा नाम क्या है इसको? अंतर विषय स्तर भी इसको बोला जाता है, चिंतन स्तर को। ठीक है, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। मतलब इसका अर्थ क्या है? किसी चीज के बारे में और गहराई से सोचना। पहला जो मेमोरी लेवल था उसमें बस चीजें आपको रटनी थी, याद करनी थी। दूसरे वाले में चीजों का अर्थ आपको समझना था, किसी भी चीज के रिलेशनशिप के बीच का रिलेशनशिप आपको समझना था, और जीवन में उस चीज को कैसे अप्लाई किया जाता है वो आपको समझना था। लेकिन तीसरा जो है, तीसरा क्या है कि इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ रियल लाइफ आपको सिचुएशंस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और आपको वो खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, इसलिए इसको प्रॉब्लम सेंट्रिक बोला गया है। ठीक है, एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड टू फेस अ रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। मतलब इस स्तर पर छात्र को वास्तविक समस्याग्रस्त स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। जैसे पहला जो हमारा था मेमोरी लेवल, उसमें हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे का उदाहरण समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाएगा हमारा और थोड़ा जैसे 11th 12th के बच्चे हो गए, स्कूल ऊपर वाले स्कूल के लेवल के बच्चे हो गए। ठीक है, और जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा, आप इसको समझ सकते हो पीएचडी से या मास्टर्स से। जैसे पीएचडी में कोई आप टॉपिक लेते हो तो कोई आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम लेते हो, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो उस पे रिसर्च करके। ठीक है, तो इस तरह के ये एग्जाम्पल हो सकते हैं इन तीनों लेवल के। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है, इनका नाम याद रखना है। हाईएस्ट लेवल है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच है, इसको इंटरस्पेक्टिव लेवल भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में और गहराई से समझना और छात्र को एक रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। इसीलिए इसको हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बोला गया है। ठीक है, the aim is to develop the reflective power of learners so that they can solve problems of their lives by reasoning, logic, and imagination and lead successful and happy lives. इसका उद्देश्य क्या है हमारा जो रिफ्लेक्टिव लेवल है?
शिक्षार्थियों की चिंतनशील शक्ति को विकसित करना है, जिससे वे तर्क और कल्पना के द्वारा अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सके और सफल और खुशहाल जीवन जी सके। मतलब वही है कि आपको समस्याएं हल करनी है जो भी आपके जीवन में आ रही है, ठीक है। उसको आपको अपनी समझ की स्तर आपका इतना होना चाहिए कि आप उस चीज को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। फिर इवेल्युएशन इसमें कैसे होता है? ऐसे टाइप टेस्ट इज यूज्ड फॉर इवेल्युएशन, एटीट्यूड, बिलीव एंड इन्वॉल्वमेंट आर आल्सो इवेल्युएटेड। मतलब निबंध प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, दृष्टिकोण, विश्वास और भागीदारी का भी मूल्यांकन इसमें होता है, जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सभी को? तीनों लेवल समझ आ गए? बता दीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक रहने वाला है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। हम पढ़ेंगे एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर्स के बारे में, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या क्या होती है। एक जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, जैसे हम और आप हैं, आप भी अभी सीख रहे हो, मैं भी साथ ही साथ पढ़ाने के साथ साथ खुद भी सीख रही हूँ, तो हमारी क्या विशेषताएं होती है, इन जनरल ये बताया गया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक लर्नर में। तो सबसे पहले है रेडीनेस, यानी तत्परता, ठीक है। मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी टू लर्न, सीखने की प्रेरणा, रुचि और जिज्ञासा। मतलब कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए, जो हम सीखने वाले होते हैं, एक मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट भी हम लोगों को होना चाहिए कुछ भी चीज सीखने के लिए, उसमें रुचि का बहुत आवश्यक होता है। अगर हम हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो हम उसको बिना मन के सीखेंगे, जो कि हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ज्यादा दूर तक उसमें नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि अच्छा अब ये है, इसको कैसे करते हैं, या ये चीजें कैसे होती है। कोई किसी चीज में अगर हम फंस चुके हैं, तो ऐसा नहीं है उस प्रॉब्लम से डर जाना है, नहीं, उसको सॉल्व करने की हम लोगों में क्यूरोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला आ जाएगा हमारा रेडीनेस। दूसरा है एक्सरसाइज, यानी अभ्यास। प्रैक्टिस व्हाट इज लर्न्ड, मतलब जो सीखा है उसका अभ्यास भी करना है, कि जो आपने सीखा है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करते नहीं है किसी चीज की, तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब आपको बार बार अभ्यास करना है, जैसे कि पतंजलि योग दर्शन में भी बताया गया है कि अभ्यास बहुत जरूरी है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। तीसरा आता है इफेक्ट, यानी प्रभाव। एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद प्लेजर आर प्रेफर्ड ओवर दोज दैट लीड टू पेन एंड पनिशमेंट, यानी आनंद से जुड़ी गतिविधियों को उन गतिविधियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है जो दर्द और सजा का कारण बनती है। मतलब इसमें साधारण सा अर्थ अगर हम समझे तो ये बोला गया है कि किसी को सजा देने के बजाय अगर उनको ऐसी कोई मोटिवेशन प्रदान की जाए जिससे वो चीजों को सीखे, तो सजा के बजाय कोई एक अच्छी गतिविधि उनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। मतलब किसी को पिटाई करने के बजाय अगर आप उसको समझा बुझाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे पिटाई तो होती नहीं है, मतलब क्या बच्चों को डांट दो, बहुत ज्यादा गुस्सा कर लो, तो ये चीजें उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती जितनी कि अगर आप उनको कोई रिवॉर्ड दे दो, अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर वो समझ नहीं भी पा रहे हैं तो उनको और अलग तरीके से समझाया जाए। तो यही इसमें बताया गया है। अगला है हमारा एटीट्यूड एंड हैबिट्स, मस्ट बी पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग, कि हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए और आदतें कैसी होनी चाहिए। सकारात्मक हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हमारी जो हैबिट्स है, हमारी आदतें हैं, वो उत्साहवर्धक होनी चाहिए। ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि मान लो हमें कोई कार्य करने के लिए दिया गया है, पढ़ाई से रिलेटेड हमारा है, लेकिन हम बहुत आलसी हो गए हैं, हमारा मन नहीं कर रहा है, नहीं, हमारी ऐसी आदत होनी चाहिए, आज काम दिया गया तो हम आज के आज उसको
पूरा करें, या जितना समय के लिए हमको बोला गया है कि आपको ये 1 हफ्ते में या 4 दिनों में करके लेके आना है, तो हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए जो बोला गया है वो अच्छे से करें। ठीक है, तो पॉजिटिव और एनकरेजिंग होना चाहिए। लास्ट है एब्सेंस ऑफ एंगर एंड जेलेसी, दे वीकन लर्निंग एबिलिटीज। यानी क्रोध और ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर क्रोध है, बिना बात के किसी पे गुस्सा है, या किसी से ईर्ष्या है, मान लो किसी के ज्यादा मार्क्स आ गए टेस्ट में, तो हमें उससे जेलसी नहीं करनी है, हमें उसको देख के खुश होना है और प्रेरणा लेनी है कि ये भी अच्छा करा है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये सारी चीजें अपने में लाते हैं, एंगर और जेलसी, इससे क्या होता है, ये हमारी सीखने की क्षमता को कमजोर करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो लर्नर्स में होनी चाहिए। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ब्रॉडली स्टडीज अंडर द बिलो मेंशन हेड्स। मतलब आगे कुछ चीजें दी गई है, इस प्रकार से भी हम शिक्षार्थियों की विशेषताओं के बारे में जान सकते हैं। पहला क्या है इसमें, हमारा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यक्तिगत विशेषताएं। इसमें क्या क्या आता है, दीज रिलेट टू द डेमोग्राफिक्स सच एज एज, जेंडर, लैंग्वेज इज स्पोकन, cultural background, etc., concerning a person and is also a very vital aspect of learner's characteristics। मतलब व्यक्तिगत विशेषताओं में क्या क्या आ जाएगी, व्यक्ति की उम्र आ जाएगी, लिंग आ जाएगा, कौन सी वो भाषा बोलते हैं, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी है, या आदि इस प्रकार की अन्य चीजें भी आ जाती है। और यह शिक्षार्थियों की विशेषताओं का बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जानने को मिलता है कि हमारे जितने भी, अगर आप एक टीचर के तौर पर देखो तो आपकी क्लास में अलग अलग जगह से बच्चे जुड़े होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के होते हैं, जेंडर अलग है, और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ दोनों बोलते हैं, इसके अलावा संस्कृत आती है, या तमिल, तेलुगु, बंगाली, ऐसी अलग अलग प्रकार की भाषाएं आती है। कल्चरल बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है, तो इस प्रकार भी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो आती है हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी व्यक्तिगत विशेषताएं। तो इससे भी आप बच्चों का पता लगा सकते हो। दूसरी आती है हमारी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शैक्षणिक विशेषताएं। These characteristics are the educational or learning characteristics relating to an individual, a group of people, etc., where their prior knowledge, educational style, and level of education are also considered। ठीक है, शैक्षणिक विशेषताओं में क्या क्या आ जाता है, शैक्षिक या सीखने की विशेषताएं आती है, जिससे क्या पता चलता है उनके पूर्व ज्ञान का, कि उनको प्रायर नॉलेज कितनी है। ठीक है, ये शैक्षणिक शैली उनकी कौन सी है, या शिक्षा के स्तर का भी पता चलता है, कि जैसे मान लो आपको कोई नई चीज हम लोगों को करानी है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा बहुत कुछ जनरल क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपसे पूछ लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा पता चल जाए कि आपका जो पूर्व ज्ञान है, प्रायर नॉलेज है, वो कितनी है। तो ये सारी जो हमारी चीजें आती है, ये आती है हमारी एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, यानी शैक्षणिक विशेषताएं जो होती है, कि आपका ज्ञान का स्तर कितना है, पहले से आपने कितना सीखा हुआ है, और आपका एजुकेशन का लेवल कितना है, या कौन सा आपका एजुकेशनल स्टाइल है, किस प्रकार से आप पढ़े हो। ठीक, फिर इसी में आगे है सोशल एंड इमोशनल, यानी सामाजिक और भावनात्मक। These specify the characteristics related to an individual or a group, such as self-image, self-efficacy, cohesiveness, etc. यानी नाम से समझ आ रहा है, सोशल यानी सामाजिक, इमोशनल यानी भावनात्मक। ठीक है, किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित विशेषता को निर्दिष्ट करता है, जैसे आत्म छवि, आत्म प्रभावकारिता और एकजुटता आदि, कि किसी के दिमाग में अपने अपनी क्या छवि बनी हुई है। ठीक है, अपनी उनकी छवि कैसी है, उनकी प्रभावकारिता कैसी है, या वो सोशली लोग कैसे हैं। तो इससे भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें काफी पता चल जाता है कि बच्चे सोशली कैसे हैं, सबके साथ घुलना मिलना अच्छे से पसंद करते हैं, या किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो अलग अलग टाइप के बच्चे हो सकते हैं, तो इससे भी हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला इसी में है हमारा कॉग्निटिव, यानी संज्ञानात्मक। दिस रेफर्स टू द पर्सनल, सॉरी, दिस रेफर्स टू द मेंटल कैपेबिलिटीज ऑफ अ पर्सन
and aspects such as mental procedures, intellectual skills, problem solving techniques adopted are considered। ठीक है, जो कॉग्निटिव है, संज्ञानात्मक है, इसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमताओं को संदर्भित किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाओं, बौद्धिक कौशल और अपनाई गई समस्या समाधान तकनीकों आदि जैसे पहलुओं पर विचार किया जाता है। ठीक है, कि बच्चों की इंटेलेक्चुअल स्किल्स कैसी है, उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें जो हमारी आती है वो आती है हमारी कॉग्निटिव के अंडर। ठीक, फिर अब एक एक करके हम लोग एडोलेसेंट और एडल्ट लर्नर के बारे में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, characteristics of adolescent and adult learners: academic, social, emotional and cognitive। को देखनी है कैसे कौन सी शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले adolescence means to emerge, to achieve, identify. It is a time for the maturing of mind and behaviors. Adolescence यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था का क्या अर्थ होता है, उभरना या पहचान हासिल करना। यह मन और व्यवहार के परिपक्व होने का समय है। इस टाइम आपका मन भी परिपक्व हो रहा होता है और आपका व्यवहार भी परिपक्व हो रहा होता है। ठीक है, adolescence is between childhood and adulthood, 13 to early 20s। यानी 13 से शुरुआती के जो 20 साल होते हैं, ये हमारी किशोरावस्था में बच्चे आते हैं। ठीक है, जो 13 से 20 शुरुआती के 20 साल में आते हैं। ठीक, इसकी 3 मुख्य स्टेजेस है किशोर शिक्षार्थियों की। पहला है हमारा अर्ली एडोलेसेंस, जिसमें 10 से 13 साल के बच्चे आते हैं। दूसरा है मिडल एडोलेसेंस, इसमें आते हैं 14 से 17 साल के बच्चे। और जो तीसरा है वो है लेट एडोलेसेंस, इसमें आते हैं 18 से 20 साल के और उससे ज्यादा बच्चे। ठीक है, यानी 20 या 20 साल से अधिक जिसकी आयु होती है। ठीक है, तो एडोलेसेंस क्या है, बिल्कुल जो किशोर किशोर कैसे होते हैं। ठीक है, जिनका ऐसा समय आ रहा होता है जिसमें उनका कहीं ना कहीं सोच विकसित हो रही होती है, उनके अंदर के इमोशंस विकसित हो रहे होते हैं, उनकी फीलिंग्स चेंज हो रही होती है, ये किस प्रकार से उनको अपनी एक पहचान बनानी होती है, ये सारी चीजें उनके मन में चल रही होती है, किशोरों के मन में। ठीक है, एडोलेसेंस ऐसे ही होते हैं। और फिर अब बात करते हैं एडल्ट लर्नर्स की, यानी एक वयस्क शिक्षार्थी कैसा होता है। Adult learners are diverse group of individual age 25 and older with a diverse range of cultural and educational backgrounds, adult responsibilities and job experiences। जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वो ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होती है। जैसे हम और आप लोग हैं, हम सारे एडल्ट लर्नर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि, वयस्क जिम्मेदारियों और नौकरी के अनुभवों की एक विविध श्रृंखला के साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और कुछ लोगों के पास जॉब एक्सपीरियंस भी होता है, ये सारी चीजें किसमें होती है, एडल्ट लर्नर में। ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला क्या है, ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी लक्ष्य उन्मुखी होते हैं। जो हम और आप लोग हैं, कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करेंगे, फिर कुछ लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, कुछ लोग पीएचडी में एडमिशन लेंगे, तो हमारा एक गोल है कि हमें क्या करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, वॉलंटरी होते हैं, यानी स्वैच्छिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर किसी का दबाव है, किसी के दबाव में आकर हम लोग ये चीज सारी चीजें कर रहे हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अपनी इच्छा है हमारी, इसीलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका जो भी कार्य करने का मन है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, यानी भविष्योन्मुखी होते हैं। ठीक है, और लास्ट है हमारा मोटिवेटेड, यानी प्रेरित होते हैं। हमें इस समय बाहर से ज्यादा आंतरिक प्रेरणा होती है। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं
जो एडोलेसेंस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बाहर से प्रेरणा उन लोगों को देनी पड़ती है। जैसे उन लोगों को अगर मान लो कोई क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाता है तो उन लोगों को प्राइज दिए जाते हैं, ताकि उनको एक मोटिवेशन बना रहे और उनको देख के बाकी क्लास के बच्चे भी सीखे। ठीक है, और हमारे में अगर ये सारी चीजें मिल भी रही है तो वो अच्छी है, लेकिन हम लोगों में मोटिवेशन बस उस वजह से नहीं आती है कि हम लोगों को कोई रिवॉर्ड मिल रहा है। हमें कुछ सीखना है, इसलिए वो हमारी अंदर की मोटिवेशन होती है, वो अपने आप से आती है एडल्ट लर्नर्स में। ठीक है, अब इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, एडोलेसेंस लर्नर्स और एडल्ट लर्नर्स को। ठीक है, लर्नर कैसा होता है एडोलेसेंस? द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर लर्निंग। यानी जो एक किशोर होता है वो किस पर? अध्यापक पर निर्भर करता है टीचिंग के लिए, कि अध्यापक ही उसको सारी चीजें कराएंगे। लेकिन जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, रूल ऑफ लर्नर एक्सपीरियंस। द लर्नर हैज लिटिल एक्सपीरियंस, यानी जो एडोलेसेंस लर्नर है, किशोर है, उनमें क्या होता है? बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि उनकी उम्र भी कम है और उनका भी पढ़ाई का स्तर भी इतना नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव हो, तो बहुत कम अनुभव होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द इंस्ट्रक्टर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल। जो इंस्ट्रक्टर होता है या जो कोई भी टीचर होता है, उनको जो पढ़ाने वाला होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है। इसके अलावा जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं उसमें क्या होता है? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। यानी जो एक वयस्क है उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। फिर है मोटिवेशन फॉर लर्निंग, primarily motivated by external rewards and punishments, competition for grades and consequence of failures। मतलब ये शुरू शुरू में कैसे मोटिवेट होते हैं जो एडोलेसेंस लर्नर्स होते हैं? बाहरी रूप से एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स उनको दिए जाते हैं या फिर पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, कंपटीशन फॉर ग्रेड्स, की कंपटीशन होता है, अच्छा मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, तो ये इनका मोटिवेशन होता है। या फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर्स, कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? इन सारी चीजों की वजह से ये बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं। जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं, मोटिवेशन बाय इंटरनल इंसेंटिव्स, रिकॉग्निशन, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं उनका मोटिवेशन इंटरनल होता है। ठीक है, एडोलेसेंस का एक्सटर्नल और एडल्ट लर्नर का होता है इंटरनल मोटिवेशन। यानी इनको अपनी एक पहचान बनानी होती है, एक अच्छी जीवन इनको अच्छा जीवन इनको चाहिए होता है, और कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी जरूरी होता है। फिर है पेस ऑफ लर्निंग, यानी जो सीखने का एक पेस होती है। टीचर्स कंट्रोल टाइमिंग्स एंड पेस ऑफ लर्निंग। जो एडोलेसेंस होते हैं उनकी जो भी सारी लर्निंग होती है वो सब चीजें टीचर्स के हाथ में होती है, टीचर्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एडल्ट होते हैं, लर्नर्स इन्फ्लुएंस टाइमिंग एंड पेस ऑफ लर्निंग। वो अपने हिसाब से ही टाइमिंग बनाते हैं, किस मतलब स्पीड से उनको सीखना है वो खुद ही डिसाइड करते हैं। इवेल्युएशन कैसे होता है एडोलेसेंस लर्नर का? इवेल्युएशन इनका टीचर्स के द्वारा किया जाता है। जो एग्जाम होते हैं या टेस्ट के रूप में इनका इवेल्युएशन किया जाता है, लेकिन टीचर करते हैं, वो सारी चीजें टीचर ही चेक करते हैं। लेकिन जो एडल्ट लर्नर होते हैं इनका इवेल्युएशन कैसे होता है? बाय लर्नर कलेक्टेड एविडेंस वैलिडेटेड बाय पीयर्स, फैसिलिटेटर्स एंड एक्सपर्ट्स। ठीक है, तो पीयर्स के द्वारा होता है, जो साथ के इनके लोग होते हैं, या फैसिलिटेटर है, या कोई जो एक्सपर्ट है किसी फील्ड में, उसके द्वारा इनका इवेल्युएशन किया जाता है। हिंदी में एक बार इसको देख लेते हैं। जो किशोर शिक्षार्थी होता है वो शिक्षक पर निर्भर करता है सीखने के लिए, लेकिन जो वयस्क होता है वो स्वप्रेरित होता है और स्वनिर्देशित होता है। ठीक है, जो शिक्षार्थियों के पास, किशोरों के पास बहुत कम अनुभव होता है, और जो प्रशिक्षक होता है, टीचर होता है, उसका ही अनुभव सबसे प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो वयस्क होता है उसके पास जीवन का प्रचुर अनुभव होता है।
सीखने के लिए किशोर शिक्षार्थियों को ग्रेड के लिए या पुरस्कारों की वजह से, दंड के लिए, प्रतिस्पर्धा और विफलता के परिणामों से प्रेरित होकर बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन वयस्क जो होता है वो आंतरिक प्रोत्साहनों के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करता है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार की पहचान। सीखने की गति इसमें किशोरों की शिक्षक ही तय करते हैं कि शिक्षक सारी चीजें समय निर्धारित करते हैं या सीखने के हिस्से को नियंत्रित करते हैं। और जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं वो शिक्षार्थी समय और सीखने के हिस्से को स्वयं प्रभावित करते हैं, यानी वो अपने हिसाब से सीखते हैं जो वयस्क होते हैं। मूल्यांकन किशोरों का शिक्षकों के द्वारा किया जाता है और जो वयस्क शिक्षार्थी होते हैं उनका कैसे किया जाता है, साथियों के द्वारा, सुविधाकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा मान्य साक्ष्य एकत्र जो किए गए हैं। यानी जो भी चीजें वयस्क शिक्षार्थी ने एक सीखी है उसने उसको पूरा इकट्ठा करके रखा है, ठीक है, उसका एक रिकॉर्ड उसने बना के रखा है, तो उसके जो साथी होते हैं या कोई विशेषज्ञ होते हैं, कोई एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सारा उस चीज को इवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, तो आज हमने दो चीजें पढ़ी, कौन सी, पहला लेवल्स ऑफ टीचिंग, दूसरा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लेवल 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं हमारे, पहला होता है मेमोरी लेवल, टीचर सेंट्रिक होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा सब्जेक्ट सेंट्रिक होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। बाकी इसके बारे में आपको हमने पूरा बता दिया। और लर्नर्स मुख्यतः दो प्रकार के हमारे होते हैं, एडोलेसेंस लर्नर होते हैं और एडल्ट लर्नर होते हैं। ठीक है, तो ये हमने आज दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। समझ आ गई सभी को आज की क्लास? Yes.